हेलो एवरीवन। आज इंडस्ट्रियल लॉ के इस वीडियो में हम हड़ताल तथा तालाबंदी पर निषेध प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स सेक्शन 22 यानी धारा 22 पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हड़ताल और तालाबंदी क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। हड़ताल श्रमिक यानी लेबर यानी वर्कर करता है और तालाबंदी उसका एम्प्लॉयर करता है, जिसमें वह उसे काम करने देने से मना कर देता है या काम पर लगाने से मना कर देता है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हड़ताल या तालाबंदी यानी स्ट्राइक और लॉकआउट करना संवैधानिक अधिकार है या नहीं है। डज स्ट्राइक और लॉकआउट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। क्या हड़ताल करना किसी वर्कर का संवैधानिक अधिकार है और तालाबंदी करना किसी एम्प्लॉयर का संवैधानिक अधिकार है या नहीं है। किसी भी देश के संविधान में उसके देशवासी उपक्रम, उद्योग और संस्थाओं को कुछ मौलिक अधिकार देते हैं, यानी हर देश अपने जो सिटीजन होते हैं उसको कुछ मौलिक अधिकार देते हैं, जैसे बिजनेस करना, शांति से किसी जगह पर रहना, उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है वो उनको देना, वोटिंग राइट देना, अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम है वह उसे देना। और ये सारे अधिकार हमारे देश ने भी हमें दे रखे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हड़ताल और तालाबंदी भी इन्हीं अधिकारों में आती है या नहीं आती है। लेकिन जब लेबर अपनी मांगों को नियोक्ता से मनवाने के लिए हड़ताल करता है या नियोक्ता अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए तालाबंदी करता है, तो ऐसा करना श्रमिक और नियोक्ता का संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के रूप में नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हड़ताल नहीं कर सकते या उनका एम्प्लॉयर तालाबंदी नहीं कर सकता है। हालांकि एक ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी मांगों को जब पूरा होते हुए वे नहीं देखते हैं या उन्हें ये लगता है कि उनके डिमांड पर गौर नहीं किया जा रहा है और उनकी डिमांड जायज़ है, और यदि उनकी डिमांड आज पूरी नहीं होती है तो आगे उनका जीवन मुश्किल हो सकता है, उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती है, या उनकी जो मजदूरी है उसके बारे में क्या पता कब विचार किया जाएगा, या एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब यदि हम देखें तो उसकी जो डिमांड्स होती हैं कई बार वो भी जायज़ ही होती हैं। तो इस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हड़ताल या तालाबंदी करना क्रमशः श्रमिक एवं नियोक्ता के लिए एक अंतिम हथियार है, एक अधिकार नहीं है। यह उनके लिए एक शस्त्र हो सकता है, एक टूल है उनके पास में, या एक अल्टरनेट है उनके पास में, या एक उपचार है उनके पास में कि वह अपनी जो डिमांड है या अपना जो विरोध है वह उसको प्रकट इस माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट देयर राइट, यह उनका अधिकार नहीं है। अतः सरकार जरूरत पड़ने पर इस पर रोक भी लगा सकती है। और यही वजह है कि इंडस्ट्रियल लॉ का जो सेक्शन 21 और सेक्शन 23 है, उन दोनों में हड़ताल और तालाबंदी पर निषेध और सामान्य निषेध की बात कही गई है, यानी कहीं टोटली प्रोहिबिशन है, निषेध है, तो कहीं जनरल प्रोहिबिशन भी लगाए गए हैं। तो आज हम उन सरकमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे, उन सरकमस्टांसेस की स्टडी करने वाले हैं जहां पर आप ये जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स नहीं किया जा सकता है, या यदि किया जा सकता है तो उनको किन किन कंडीशंस को पूरा करते हुए किया जा सकता है, यानी व्हाट आर द कंडीशंस, वो कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है जिनको फॉलो करते हुए स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स किए जा सकते हैं। और यदि उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स दोनों ही क्या हो सकते हैं, इलीगल हो सकते हैं, उनको मानने से मना भी किया जा सकता है, और जिसका खामियाजा वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों को ही भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 के बारे में बात करेंगे
औद्योगिक विवाद अधिनियम की जो धारा 22 है, यानी जो सेक्शन 22 है, उसमें हड़ताल और तालाबंदी पर निषेध से संबंधित कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. आई थिंक देयर आर सम प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स अंडर सेक्शन 22. तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 क्लोज 1 की बात करेंगे, जिसमें ये कहा है स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यानी लोकोपयोगी सेवाओं में हड़ताल करते समय किन किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा. यानी लोकोपयोगी जो सर्विसेज वो होती हैं जो पब्लिक यूटिलिटी की कही जाती हैं, और उनमें उनके जो श्रमिक हैं या उसके जो एम्प्लॉयर हैं वो हड़ताल या तालाबंदी करना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा. तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 या क्लोज 1 के अनुसार पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नियोजित या नियुक्त कोई भी व्यक्ति हड़ताल तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि हड़ताल करने से पहले 6 सप्ताह के भीतर, यानी स्ट्राइक करने से पूर्व के जो 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह का मतलब आप समझ गए होंगे, तकरीबन यानी नियर अबाउट 1.5 महीना उसे हम मान सकते हैं. हड़ताल करने से पहले के 6 सप्ताह के भीतर हड़ताल की सूचना नियोक्ता या नियोजक को न दे दी गई हो. यानी यदि कोई वर्कर या वर्कर्स, ग्रुप ऑफ वर्कर्स स्ट्राइक्स पे जाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी स्ट्राइक पर जाने के 6 सप्ताह के पहले ऐसी सूचना अपने एम्प्लॉयर को देनी होगी. कंडीशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन, ऐसी सूचना देने के 14 दिन के भीतर, मतलब वह स्ट्राइक पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ऐसी सूचना दिए हुए उनको 14 डेज नहीं हो गए हैं, उसके पहले वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं. इसी के साथ साथ ऐसी किसी सूचना में जो हड़ताल प्रारंभ करने की जो तिथि है वह समाप्त हो नहीं गई है. मतलब ये कि ऐसी किसी सूचना में निर्दिष्ट हड़ताल प्रारंभ करने की तिथि जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं. और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कही है कि यदि किसी समझौता अधिकारी को हम कॉन्सिलिएशन अथॉरिटी या ऑफिसर भी कहते हैं, उसके सामने यदि कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी कोई मामला अभी उसके पास विचाराधीन पड़ा है, अंडर कंसिडरेशन पड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब तक वो मामला पेंडिंग है या ऐसी कार्यवाही के समाप्ति के 7 दिन पूरे नहीं हो गए हैं, तब तक आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं. और यही चीज़ें लॉकआउट्स पर भी लागू होती है कि यदि कोई एम्प्लॉयर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में लॉकआउट्स करना चाहता है तो उसको भी इन जो 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई उसको फॉलो करना होगा. कंडीशन नंबर 1 कि सबसे पहले आपको हड़ताल करने के पहले के 6 सप्ताह पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा. दूसरा, ऐसी सूचना देने के 14 दिन के भीतर, 14 दिन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. और इसी तरह से किसी समझौता अधिकारी के पास यदि कोई मामला आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है या ऐसे मामले के डिसीजन के जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाते, न तो वर्कर स्ट्राइक पे जा सकते हैं और न ही एम्प्लॉयर लॉकआउट ही कर सकता है. तो लॉकआउट और स्ट्राइक से कंसर्निंग जो प्रोहिबिशन है दोनों में सेम है, कंडीशंस भी सेम है. एक को सेक्शन 22 क्लोज 1 में बताया गया है और दूसरे को सेक्शन 22 क्लोज 2 में बताया गया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स is where there is already in existence a strike or a lockout, section 22 clause 3, पहले से ही हड़ताल या तालाबंदी की दशा में, यानी धारा 22 उपधारा 3 सेक्शन 22 क्लोज 3 के अनुसार यदि किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हड़ताल पहले से ही चल रही है या तालाबंदी पहले से ही चल रही है, तो इस धारा के अंतर्गत हड़ताल और तालाबंदी की सूचना देनी ज़रूरी नहीं है. यानी ऑलरेडी कोई स्ट्राइक और लॉकआउट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस तरह के नोटिस की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है. लेकिन नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर ऐसी हड़ताल या तालाबंदी घोषित किए जाने की तिथि पर इसकी सूचना
उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को आवश्यक रूप से देगा जो साधारण रूप से या विशिष्ट क्षेत्र के लिए लोकोपयोगी सेवा के विशिष्ट वर्ग के लिए नियुक्त किया गया है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई हड़ताल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी सूचना देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर जो कंसर्निंग या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से कंसर्निंग है उसको इस बात की सूचना जरूर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस ऑफ स्ट्राइक अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 और नोटिस ऑफ लॉकआउट सेक्शन 22 सबसेक्शन 5। हड़ताल की सूचना, इस अधिनियम की धारा 22 उपधारा 4 के अनुसार हड़ताल की सूचना निर्दिष्ट व्यक्तियों की ऐसी संख्या के द्वारा दी जानी चाहिए जो अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है। यानी जो नोटिस दिया जाता है उसमें कितने लोग होंगे ये डिपेंड करता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जितने लोग उसके लिए डिसाइडेड हैं उतने लोग उस नोटिस में शामिल होने ज़रूरी हैं या नोटिस उतने लोगों के द्वारा दिया जाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग नोटिस देने के लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब नोटिस प्रिंट होता है तो उसमें इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, उनके सिग्नेचर उनमें या उनकी जो कंसेंट है उसमें होनी ज़रूरी है। इसी तरीके से तालाबंदी की जो सूचना है उसमें भी ये तालाबंदी की जो सूचना दी जाएगी वो एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाएगी। इस तरह का नोटिस एम्प्लॉयर देगा और एम्प्लॉयर भी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में इस तरह का नोटिस देगा। लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग प्रोहिबिशंस, रिपोर्ट टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ऑफिसर सेक्शन 22 क्लोज 6, उपयुक्त सरकार या निर्धारित अधिकारी को रिपोर्ट देना। इसमें ये कहा है कि यदि नियोक्ता को उपधारा 1 के अंतर्गत उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से किसी दिन हड़ताल की सूचना मिलती है या वह स्वयं अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को किसी दिन उपधारा 2 यानी स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 एंड 2 के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि यदि एम्प्लॉयर को हड़ताल की सूचना मिली है या एम्प्लॉयर ने खुद ने किसी को लॉकआउट की सूचना दी है तो ऐसी स्थिति में यह इन दोनों चीज़ों की सूचना यानी स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों ही केस में दोनों ही सूचनाएं जैसी भी स्थिति है, स्ट्राइक है या लॉकआउट है, इसका नोटिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या ऑफिसर को देगा, ऐसा जरूरी है। ये तो बात हुई सेक्शन 22 क्लोज 1 टू क्लोज 6। अब इससे कंसर्निंग एक केस लॉ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मदुरा कोर्ट्स बनाम कारखाना निरीक्षक मदुरई का एक मामला है। इस मामले में जो बात कही गई है वो ये है कि वहाँ के कर्मचारियों ने धारा 22 के अंतर्गत बिना नोटिस दिए हुए ही हड़ताल कर दी। हमने ये अभी कहा है कि आपको स्ट्राइक और लॉकआउट्स करने से पहले सेक्शन 22 को फॉलो करना होगा, लेकिन वहाँ स्ट्राइक हुई और कर्मचारियों ने नोटिस नहीं दिया। हड़ताल की अवधि के बीच पड़ने वाले राष्ट्रीय अवकाश जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं उनके लिए उन वर्कर्स ने मजदूरी भुगतान का दावा किया, यानी उन्होंने क्लेम किया कि जो स्ट्राइक के पीरियड में जो हॉलीडेज नेशनल हॉलीडेज आए हैं उनका पेमेंट तो हमें मिलना ही चाहिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ऐसे वर्कर मजदूरी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बिना नोटिस दिए हुए हड़ताल पर चले गए हैं और इस तरह की परिस्थिति के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, जिसके कारण उन्हें मजदूरी देने से मना कर दिया गया। तो ये तो हुए कुछ प्रोहिबिशन जो अंडर सेक्शन 22 इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताए गए हैं। अब हम सामान्य निषेध की बात करते हैं, सेक्शन 23 की बात करते हैं, जनरल प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत हड़ताल तथा तालाबंदी पर सामान्य निषेध के संबंध में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जो इस तरीके से हैं कि यदि समझौता बोर्ड के समक्ष
कोई कार्यवाही चल रही है, यानी कोई मामला, डिस्प्यूट का मामला किसी बोर्ड के अधीन पेंडेंसी में चल रहा है या अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ समझौता कार्यवाही के समाप्त होने के 7 दिन बाद तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 7 दिन के बाद आप स्ट्राइक और लॉकआउट्स पर जा सकते हैं। इसी तरीके से किसी श्रम न्यायालय यानी लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष यदि कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, तब तक आप स्ट्राइक्स या लॉकआउट नहीं कर सकते हैं। और ऐसी कार्यवाही समाप्त होने के 2 महीने के बाद तक भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसी प्रोसीडिंग खत्म हो गई है और उस पर डिसीजन दिया जा चुका है, तो 2 महीने के बाद ही आप स्ट्राइक और लॉकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से किसी पंच के समक्ष यदि कोई कार्यवाही चल रही है, यानी आर्बिट्रेशन के अंडर कोई मामला चल रहा है, तो ऐसी कार्यवाही के समाप्त होने के 2 महीने बाद तक भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी मामला यदि लेबर कोर्ट में चल रहा है, ट्रिब्यूनल में चल रहा है, नेशनल ट्रिब्यूनल में चल रहा है, अंडर आर्बिट्रेशन है, तो दोनों ही केसेस में 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स का सहारा लिया जा सकता है। और उस अवधि के दौरान जबकि कोई परिनिर्णय या निपटारा प्रभावशील रहता है, तब तक भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कोई डिसीजन जब तक प्रभावी रहता है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं निषेध के और जनरल प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंसेस के साथ साथ ये पार्ट जो मैंने आज आपको बताया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ पूछा जा सकता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। 10 मार्क्स में आपसे डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स पूछा जा सकता है, और 20 मार्क्स में ही आपसे प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स पूछा जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।